नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो चलिए डेली करंट अफेयर की ये श्रृंखला हम लोग आगे करते हैं। एमसीक्यूज के साथ हम लोग शुरू करते हैं और उनके डिस्कशन में हम लोग तमाम व्याख्याएं भी देख लेंगे। तो जो पहला प्रश्न है कि द ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट क्या कहती है कि शरण चाहने वाले शरणार्थी के बारे में डेटा प्रदान करती है। दुनिया भर में लगभग 108.4 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। वर्ष 2022 में सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या में 2021 की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज करी गई है। तो हमारे सामने 4 कथन हैं और उनमें से हमें बताना है कौन सा सही है, केवल एक, केवल 2 या सभी 3। तो इनमें से सभी 3 कथन सही हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये जो रिपोर्ट है UNHRC ने जारी की है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जारी करी है और इस रिपोर्ट का नाम हम लोगों ने देखा ही। अच्छा, यह रिपोर्ट 3-4 प्रमुख चीज़ों के बारे में डेटा प्रदान करती है। अगर हम इन प्रमुख चीज़ों के बारे में बात करें तो सरल की इच्छा रखने वाले शरणार्थी हो गए, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति हो गए, राष्ट्रविहीन व्यक्ति या स्टेटलेस व्यक्ति हो गए और अपने मूल देश या क्षेत्र में वापस लौट गए व्यक्तियों के बारे में यह डेटा प्रदान करती है। अगर हम मुख्य बिंदु के बारे में बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न में भी देखा कि लगभग 108.4 मिलियन लोगों को फोर्सबली डिस्प्लेस्ड किया गया है, जबरन विस्थापित किया गया है। अगर इसके उत्तरदायी कारणों में हम बात करें तो संघर्ष हो गई, हिंसा हो गई, लोगों का उत्पीड़न हो गया, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया, ये सब इसके उत्तरदायी कारण हैं। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो वर्ष 2022 में ये भी हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा कि जो सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जो जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या में 2021 की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज करी गई है। और हमें यह ध्यान रखना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी या सबसे अधिक तीव्र वृद्धि है, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक, जबरन विस्थापित किए गए लोगों में से लगभग 30% जो थे वो बच्चे थे, 30% संख्या बच्चों की थी। निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों ने विश्व के 78% से अधिक शरणार्थियों को शरण दी हुई है। यह ध्यान रखना है, कौन? निम्न और मध्यम आय वाले देशों ने 78% लगभग शरणार्थियों को उन्होंने अपने यहाँ शरण दिया हुआ है। ठीक, विश्व के लगभग 4.4 मिलियन लोग क्या है? राष्ट्रविहीन हैं या स्टेटलेस हैं या उनकी राष्ट्रीयता निश्चित नहीं है। और जो यह आंकड़ा है, यह 2022 के संदर्भ में जो यह आंकड़ा है, यह 2021 की तुलना में 2% अधिक है। ठीक, चलिए 2022 में 6 मिलियन विस्थापित लोग अपने मूल देशों या क्षेत्रों को वापस लौट आए। जैसा कि हम लोगों ने इसके जो घटक थे जिनके संदर्भ में वो डेटा प्रदान करता है, उनमें एक ये था कि यह शरणार्थियों कहाँ पे शरण लिए हुए हैं, उनकी आंकड़े क्या है, वो डेटा उनसे संबंधित, और कितने शरणार्थी अपने मूल देश या मूल क्षेत्रों में वापस लौटे हैं, इसकी भी जानकारी वो देता है। ठीक, चलिए अगर हम इस रिपोर्ट में करी गई कुछ मुख्य सिफारिशों के बारे में बात करें तो स्वेच्छा से मूल देश में वापसी और किसी तीसरे देश में पुनर्वास जैसे स्थायी समाधान चरणबद्ध तरीके से किए जा सकते हैं। मतलब मूल देशों में उनको वापस कराया जाए या किसी अन्य देश में उनको स्थायी पुनर्वास प्रदान करने की जो सुविधा है वो चरणबद्ध तरीके से किया जाए। ठीक, आगे देखते हैं। शरणार्थियों की क्षमता का निर्माण करके, जो शरणार्थी हैं किसी देश में, उनकी क्षमता का निर्माण करके उन्हें क्या बनाया जाए? आत्मनिर्भर बनाया जाए। और साथ ही साथ जिससे कि जो मेजबान देश है जहाँ पे वो शरण लिए हुए हैं उस पे क्या हो जाए, वहाँ पे दबाव कम हो। अगर उनमें क्षमता निर्माण किया जाएगा तो निश्चित तौर पे वो उस देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेस का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा।
स्थानीय समुदाय के साथ एकीकृत होकर शरणार्थी मेजबान देशों में नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। उनको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं सामंजस्य से बैठाना सिखाया जाए, अनुकूलित करना सिखाया जाए। किसी भी ऐसे देश में जहाँ पे वो शरण लिए हुए वहाँ की एथनिसिटी से उनको क्या किया जाए, सामंजस्य से बैठाना सिखाया जाए, अनुकूलित किया जाए। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी आजीविका के बेहतर अवसर की सुनिश्चितता भी उपलब्ध करानी चाहिए। ये भी बात हम लोगों ने करी अभी। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की, तो ये जो है 1950 में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसे 1950 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य है शरणार्थी, जबरन विस्थापित समुदाय और राष्ट्रविहीन लोगों के जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। यह सुनिश्चित करता है कि हिंसा, उत्पीड़न, गृह युद्ध या आपदा की वजह से जो भागे हुए प्रत्येक हर व्यक्ति को आश्रय लेने और सुरक्षित शरण पाने का अधिकार मिले। मतलब शरणार्थियों के मौलिक या जीवन के अधिकार की सुरक्षा करने की यह बात करता है, आसान भाषा में हम लोग ये समझे तो। ठीक, भारत, ध्यान रखना है लेकिन हमें कि भारत जो है वह शरणार्थी अभिसमय या इसके प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है, और भारत के पास कोई राष्ट्रीय शरणार्थी संरक्षण फ्रेमवर्क भी मौजूद नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है। ठीक, हालांकि इसी मुद्दे पे कई बार जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी या म्यांमार से जो शरणार्थी भारत आए हुए हैं, उनके कारण कई बार विश्व के अनेक देश भारत को इसी मुद्दे पे क्या है, घेरते रहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्टेम सेल्स या कोशिकाएं का उपयोग करके हाल ही में दर्ज कृत्रिम भ्रूण विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, कि वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल्स का उपयोग करके विश्व के पहले कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं का विकास किया है। ये भ्रूण मानव विकास के प्रारंभिक चरणों के प्राकृतिक भ्रूणों के समान दिखते हैं या समान प्रतीत होते हैं। इस खोज से आनुवंशिक विकारों के प्रभावों को समझने तथा बार बार होने वाले गर्भपात के जैविक कारणों को जानने में मदद मिलेगी। अब हमें यह देखना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या कोई भी नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें तो इनमें सभी तीन कथन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अब हम आगे देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। तो किन्होंने किया है? ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के वैज्ञानिकों की एक टीम ने किया है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एवं मानव प्रजनन के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करी है। इसके बाद इससे क्या होगा कि अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट में देखा है कि एक मानव भ्रूण जैसी संरचनाओं का विकास किया है और ये प्राकृतिक भ्रूणों के समान प्रतीत होते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जो कृत्रिम मानव भ्रूण जैसी संरचनाएं हैं, इनमें धड़कते हुए हृदय और मस्तिष्क की विकास का अभाव है। धड़कते हुए हृदय या मस्तिष्क के विकास का अभाव है, परंतु इनमें ऐसी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो मानव भ्रूण जैसी संरचनाएं हैं, इनमें धड़कते हुए हृदय और मस्तिष्क का विकास नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी कोशिकाएं जरूर हैं जो गर्भनाल, अंडपीत कोष और भ्रूण का रूप ले सकती हैं। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है। अब इसका महत्व क्या है? कोई भी खोज होता है तो उसकी उपलब्धि होती है, तो उसका महत्व होता है, आम जीवन में उसका कैसे प्रभाव पड़ सकता है। अब हम इसके बारे में देख लें। तो जो आनुवंशिक विकार होते हैं उनको समझने में मदद मिलेगा और बार बार जो गर्भपात होता है उनके जैविक कारणों को भी जान सकते हैं हम आसानी से। और दूसरा जो है कि अब मानव भ्रूण के निर्माण के लिए अब अंडाणु और शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होगी। ये है। अब स्टेम सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये बेसिकली आधार कोशिकाएं होती हैं जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की इनमें अद्वितीय क्षमता होती है या ये अद्वितीय क्षमता रखती हैं। स्टेम सेल्स
शरीर के विकास के साथ नई कोशिकाएं प्रदान करती रहती हैं, साथ ही ये क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुकी विशेष कोशिकाओं की जगह भी लेती जाती हैं। जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होंगी, ये उनकी जगह लेती चली जाएंगी। इनकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये नए कोशिकाओं के निर्माण के लिए बार बार विभाजित हो सकती हैं, पहली विशेषता है। दूसरी ये विशेषता है कि ये विभाजित होते ही अन्य ऐसी कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं और शरीर का निर्माण कर सकती हैं। ये इनकी प्रमुख दो विशेषताएं हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न, इसी में है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। स्टेम सेल्स के प्रकार तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है भ्रूणी स्टेम सेल्स। ये वो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं भ्रूण के ब्लास्टोसिस्ट चरण के दौरान बनती हैं और प्लूरिपोटेंट हैं, लेकिन गर्भनाल जैसी अतिरिक्त भ्रूणीय कोशिकाओं के विकास में योगदान ये नहीं करती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा है वयस्क स्टेम सेल्स। ये कोशिकाएं विशिष्ट ऊतकों में पाई जाती हैं। ये केवल इन्हीं ऊतकों की कोशिकाओं को मरम्मत करती हैं। चूंकि ये विशिष्ट ऊतक सेल हैं, इन्हीं में पाई जाती है, इसलिए किन्हीं अन्य दूसरे ऊतक की कोशिकाओं का मरम्मत ये नहीं करती हैं। तीसरा है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, आईपीएस। ठीक है, इसका निर्माण भ्रूणीय स्टेम सेल्स के साथ वयस्क स्टेम सेल्स के सम्मिश्रण से होता है। मतलब भ्रूणीय स्टेम सेल्स और वयस्क स्टेम सेल्स के सम्मिश्रण से ये होता है। और ये इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो है ये चिकित्सीय उपचार में मदद करती हैं। इनकी मुख्य विशेषता ये है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला कथन है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सब्सिडी जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद नहीं करती है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ये सब्सिडियां वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 8% से अधिक है, विश्व के कुल जीडीपी से लगभग के 8% से अधिक है सब्सिडी। ठीक है, कृषि सब्सिडी प्रति वर्ष 22 मिलियन हेक्टेयर 2.2 मिलियन हेक्टेयर है, ये यहां होगा 2.2 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 2.2 मिलियन हेक्टेयर वनों के नुकसान या वैश्विक वनोन्मूलन के 14% के लिए जिम्मेदार है। तो अगर इसको हम लोग 2.2 मिलियन लेते हैं तो ये तीनों कथन सही है, हमारा ऑप्शन सी है। अगर इसको हम लोग 22 मिलियन ले लेते हैं तो ये तीसरा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ये असल में 2.2 है, तो हमारा उत्तर ऑप्शन सी सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक ने एक हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने बताया कि जो सब्सिडी है कई मामलों में यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद नहीं करती बल्कि उसको नकारात्मक रूप से बढ़ा देती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में या मत्स्य के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जा रही विशेष रूप से वह नकारात्मक परिणाम ला रही है, उसके कारण नकारात्मक परिणाम आ रहा है। और इन क्षेत्रों को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कई ट्रिलियन डॉलर की सब्सिडी प्रदान की जा रही है और ये जलवायु परिवर्तन के लिए खतरनाक या घातक साबित हो रहे हैं। अगर कुछ आंकड़ों की बात करी जाए तो लगभग 8% है विश्व के कुल जीडीपी का, हम लोगों ने अभी देखा। और जो ये सब्सिडियां हैं, मतलब ये तो खतरनाक है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो सब्सिडी दी जा रही है इनके देशों और क्षेत्रों के स्तर पे भी इनमें क्या है, इनके वितरण में असमानताएं हैं। ठीक, जिनको मिलना चाहिए कायदे से जरूरत के हिसाब से उनको उतना मुहैया नहीं कराया पा जा रहा है। अब सब्सिडियों के प्रभाव के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तो जो कृषि सब्सिडी है वह प्रतिवर्ष 2.2 मिलियन जो वनों का नुकसान करती है। कृषि सब्सिडी ध्यान रखना है, प्रतिवर्ष 2.2 मिलियन हेक्टेयर वनों का नुकसान करती है और लगभग विश्व के 14% वनों को 14% वनोन्मूलन के लिए जिम्मेदार है। ठीक, जीवाश्म ईंधन का लगातार बढ़ रहा उपयोग कहीं ना कहीं सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित है। जीवाश्म ईंधन जैसे अपने यहाँ आप समझिए कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी वगैरह हो गया, तो ये जीवाश्म ईंधन तो है, इनमें सब्सिडी भी दी जाती है। तो यह रिपोर्ट कह रही है कि इन पे सब्सिडी प्रदान करना जो है
सब्सिडी प्रदान करके जीवाश्म ईंधन का उपयोग लगातार बढ़ाया जा रहा है, इससे प्रोत्साहन मिल रहा है और यह लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को बढ़ा रही है लगातार, और प्रति वर्ष लगभग 7 मिलियन असामयिक मौत इससे होती है वायु प्रदूषण से, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम कहें तो जीवाश्म ईंधन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक, मत्स्यायन के लिए प्रतिवर्ष $35 बिलियन से अधिक की सब्सिडी दी जा रही है। अब इतना पैसा दिया जाएगा तो लोग मछली पकड़ेंगे अधिक से अधिक, तो मछलियों के भंडार में कमी आएगी, तो समुद्र का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, ओशियानिक इकोसिस्टम, उसे नुकसान पहुंचेगा। और मछली पकड़ने के लिए बड़े टेक्नोलॉजी लाए जाएंगे, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। बड़े जहाज बहुत अधिक संख्या में आएंगे, उससे भी पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा। तो इससे मत्स्य क्षेत्र की जो लाभ क्षमता है वो कम होती जा रही है जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष। ठीक, सफल सब्सिडी सुधारों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी ये रिपोर्ट देता है। तो पहला ये है कि लोक स्वीकृति का निर्माण करना और विश्वसनीयता में कमी को दूर करना, प्रभावशीलता में सुधार लाने और सुधार की लागत कम करने के लिए पूरक उपायों को लागू करना, सामाजिक सुरक्षा और क्षतिपूर्ति के माध्यम से अल्पकालिक मूल्य आघातों को कम करना, ये इसके मार्गदर्शक सिद्धांत है, या हम ये कह सकते हैं जो सब्सिडी सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव हैं। प्रतिकूल सब्सिडियों को सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध तरीके से कम करते हुए उन्हें पूरी तरीके से समाप्त करना, मतलब जो सब्सिडी है उसको अचानक से नहीं समाप्त करना है, उसको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से उसको समाप्त करना है। समान या प्रगतिशील लाभों के साथ दीर्घकालिक पुनर्निवेश के माध्यम से राजस्व का पुनर्वितरण करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य, मुख्य इसके सुझाव हैं। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो आदित्य L1 मिशन से है, और इस बार के यूपीएससी सीएससी के पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे इस चैप्टर से, तो इससे भी महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक संभावना है कि अगली बार भी आए। ठीक, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हाल ही में आदित्य L1 मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट सौंपा गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये है कि जो स्वीट है वह 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य रेंज में सूर्य के पूरे मंडल की छवि प्रदान करेगा। तीसरा स्टेटमेंट है, स्वीट यह पता लगाएगा कि अपेक्षाकृत कम गर्म सतह के ऊपर उच्चतर तापमान वाले वायुमंडल की मौजूदगी कैसे। देखिए, अपेक्षाकृत कम गर्म सतह मतलब हम ये समझ सकते हैं, अगर हम सूर्य की उसके बारे में बात करें, वायुमंडल के या सूर्य की संरचना के बारे में बात करें, तो सूर्य को हम 3 भागों, इसके संरचना को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया इसका इनर हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया इसका आउटर हो गया। तो अगर हम इनर की बात करें तो इनर में सबसे पहले क्या आता है, पहले आता है कोर आता है। दूसरा जो परत होती है, सबसे पहले कोर आएगा, उसके दूसरे ऊपर जो परत होगी ये रेडियो एक्टिव जोन होगी, और जो तीसरी परत होगी ये कन्वेक्टिव जोन होगी। और इसके बाद आता है आपका फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है वो 6000, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक होता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, सॉरी 4000 केल्विन तक होता है। ठीक, तो इससे क्या होता है, इसके बाद जो क्रोमोस्फीयर आता है, यहां से तापमान बढ़ना शुरू होता है, और जो कोरोना सबसे ऊपरी परत है, या हम ये कह सकते हैं जो सबसे ऊपरी वायुमंडल का, सबसे सूर्य के वायुमंडल का सबसे वो माना जाता है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ जो टेम्परेचर होता है वो मिलियंस में होती है। तो यही ये कह रहा है कि जो अपेक्षाकृत कम गर्म सतह के ऊपर उच्चतर तापमान वाले वायुमंडल की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो चलिए उसमें जो फोटोस्फीयर है ना, इसमें जो फोटोस्फीयर है उसके इंटरनल फोटोस्फीयर का 6500 केल्विन है, 6500 डिग्री केल्विन है, और आउटर फोटोस्फीयर का ये है आपका 4000 केल्विन है। इनमें लगभग 1500 केल्विन की 1500 केल्विन का अंतर है, 1500 डिग्री केल्विन का अंतर है। ये थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन के कारण मैं ठीक से नहीं बता पाया था। तो चलिए उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो ये तीनों कथन सही हैं, सभी 3 कथन सही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, आदित्य L1 मिशन के बारे में अगर हम लोग बात करें
तो ये जो स्वीट है इसको इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने विकसित किया है और इस टेलीस्कोप को अन्य 6 अन्य पेलोड के साथ आदित्य L1 मिशन से एकीकृत किया जाएगा। जो स्वीट है वह आदित्य L1 मिशन के मुख्य पेलोड्स में से एक है और इसकी जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, यह 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य रेंज से सूर्य के पूरे मंडल की छवि प्रदान करेगा। हमें ध्यान रखना है कि इसके पहले संपूर्ण सूर्य के संपूर्ण तरंग दैर्ध्य रेंज में सूर्य के पूरे मंडल की छवि प्रदान नहीं की गई है, छवि नहीं ली गई है। ठीक, अब इसके बाद कुछ मूलभूत प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढेगा, जैसे कि अपेक्षाकृत कम गर्म सतह के ऊपर उच्चतर तापमान वाले वायुमंडल की मौजूदगी कैसे है, वहीं 6500 से 4000 वाली बात हो रही है। ठीक है, सूर्य के निकट पराबैंगनी विकिरण की उत्पत्ति कैसे हुई और उनमें भिन्नता कैसे है। सूर्य के वायुमंडल में दिखाई देने वाले उच्च ऊर्जा विस्फोट जैसे कि सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स कैसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इन पे वो मूलभूत प्रश्नों के उत्तर की भी जांच करेगा कि आखिर ये कैसे होते हैं, इन घटकों पे भी जानकारी देगा। आदित्य L1 मिशन को हमें ध्यान रखना है कि PSLV एक्सेल के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, इससे प्रक्षेपित किया जाएगा। यह सूर्य और सौर प्रभामंडल कोरोना का पर्यवेक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। यह सूर्य और उसके सौर प्रभामंडल का जो पर्यवेक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। हम लोग अन्य सौर मिशनों के बारे में भी अभी बात करेंगे। इसे कहाँ रखा जाएगा स्वीट को, तो सूर्य पृथ्वी प्रणाली का जो लैग्रांजे पॉइंट 1 है उसके आसपास एक हालो कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह जो कक्षा है वह लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। ठीक है, चलिए अगर अन्य सौर मिशन की बात करें तो नासा का पार्कर सोलर प्रोब, नासा का पार्कर सोलर प्रोब हो गया, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का सोलर एंड हेलियोस्फेरिक वेधशाला हो गया, चीन का हो गया कुआफू 1 सोलर प्रोब। ये सब क्या है, ये सब अन्य प्रमुख सौर मिशन हैं अन्य देशों के। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हम कल कुछ नए प्रश्नों के साथ और उनसे संबंधित अन्य विस्तृत व्याख्याओं के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।